तरह से जिनको साइनस था उन्होंने लंबे समय तक ये भस्त्रिका और कपालभाति करके जिनको कि घर से ही अलग कर दिया था, इतनी सर्दी हो गई, आदरणीय मधुसूदन शर्मा जी वो अच्छे हुए हैं। तो मेरा निवेदन है कि हम एक एक आसन को पकड़ें, उस पर काम करें और उससे क्या प्रभाव होते हैं, लगभग 1 महीने तक यदि हम उस आसन पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग अपना आसन ले ले, जो जो परेशानी है उस आधार पर यदि वो काम करेगा तो 1 माह में या 7 दिन में 15 दिन में निश्चित वो यहाँ पर बताएंगे कि हमको ये लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा। तो उस आसन में जो लिखा गया है, जो बताया गया है, वो होता है या नहीं होता है। आज हम कह रहे हैं, कहते हैं कि भाई हमारे जो है ये जो हमने लगाई आसन, हमारी शुगर ठीक होती है। 1414 दिन हो रहे हैं, शुगर तो ठीक हुई नहीं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं। तो इन बातों को हमें कुछ समय दे करके इसे परखना चाहिए और परख करके उस पर कुछ यदि हम निर्णय दे सकें तो वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा और ये हमारा फल मिलेगा कि हम 1414 दिन के बाद या आगे आने वाले 1 माह के बाद हम कह सकते हैं कि हमने ये अनुभव किया है और इस अनुभव के आधार पर हम कुछ अपने योगाहार की उपलब्धि बता सकते हैं। जी ओम। सदन को प्रणाम। ओम। जी ओम। बहुत सुंदर दादू, आपने अपने अनुभव बताए और मैं भी मेरे अनुभव बताना चाहती हूँ कि मेरी साथ एक मेरी सहेली रहती थी क्लास में, आज भी है, ये स्मिता जी, और इसको भी मैंने साइनेज, उसको भी था सर्दी का छींक आना। वो जब से मेरे साथ योग से जुड़ी है तब से उसका पूरा ये साइनेज का कम हो गया। उसको छींक आना, बहुत सर्दी का प्रॉब्लम रहता था, सुबह उठती थी वो कर नहीं पाती ही। जब ऋतु हिवाड़ा आता है तो वो आती ही नहीं थी क्लास में। वो करती थी कि मेरे को बहुत सर्दी का प्रॉब्लम है, मैं छींक बहुत आती है और मेरे नाक से पानी भी बहता है, मैं नहीं उठ सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। मैंने उसको नियमित मिस कॉल दे देकर किया। आज वो मंच पर नहीं है, अगर मैं एक बार आपको उनको बुलाऊंगी। अब वो इसने क्लास भी ली है और हमारे इस मंच पर, और उसका ये साइनेज का प्रॉब्लम पूरा कम हो गया उसका 10 साल से, बिल्कुल वो अब स्वस्थ हो चुकी है। एक उसका भी रिजल्ट मैंने देखा है। और ये कमर दर्द वाली 2 महिला हमारे योगा के क्लास में थे, उनका मैंने कमर दर्द का जो भी है हमने आसन करते हुए, नहीं तो वो फिर नागपुर के अस्पताल में उन्होंने दवा ले रही थी 10-10 हजार की, मगर अभी उनका दवाखाना बिल्कुल बंद हो गया। वो कहती है थोड़ा सा रहता है, मगर वो ना बिल्कुल, उसके भी अनुभव हम सुनाने के लिए एक बार सदन में उनको भी बुलाएंगे। तो ऐसे ही निश्चित हमें करना है। जैसा कि आपका जो सुझाव है बहुत अच्छा है और इसी सुझाव को हम सदन में रखते हुए अब चलते हैं हम द्वितीय सत्र की तरफ। अब इस पर चर्चा आगे करेंगे हम। अब हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर रोशनलाल राउत जी है, सबसे परिचित है, कृषि वैज्ञानिक है, जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से है। और उनका विषय जो है, आज हमने उनको संतरा, जो कि नागपुर मिहान में भव्य दिव्य कार्यक्रम हुआ, उसी कार्यक्रम के बीच संतरे का जिस क्षेत्र में कम उत्पादन है या फिर कोई लगाना चाहता है, तो आज के अनुभव डॉक्टर रोशनलाल राउत करेंगे, अपने मंच पर देंगे। मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ इस बार मंच पर। आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल, स्वागत है। जी ओम। सभी कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट के प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक परम आदरणीय डॉक्टर RL रावत साहब का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। जी धन्यवाद आदरणीय, सभी को सादर प्रणाम। और जैसा कि आज का विषय है संतरा, अभी हम लोग मिहान गए थे और वहां पे आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है, अभी आ रही है? नहीं आ रही है, बढ़िया आ रही है। अब आ रही है? वॉल्यूम बढ़ा लो मोबाइल का। हाँ दादू, नहीं इनकी बात को भी ध्यान देना पड़ेगा ना, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। अभी वैसे ही आज हंसे नहीं है।
उनकी कम्युनिटी बता दी ना डॉक्टर साहब, उनकी स्थिति हमने बता दी है, वो नहीं हंसेंगे आज। अब कब तक हंसे, देखो पिट पिट के कोई हंस सकता नहीं है, इसलिए उनका वॉल्यूम कम है। चलिए, तो सादर प्रणाम। और निश्चित रूप से संतरे की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था हमारा, पूरा विदर्भ और विदर्भ से लगा हुआ क्षेत्र, वहाँ पे संतरे की बहुत बड़ा एरिया में खेती होती थी, और वो धीरे धीरे उसमें खेती होना कम हो रहा। तो उसके पीछे क्या कारण है? और दूसरे क्षेत्रों में जहाँ नए क्षेत्र में गए तो वहां पर भी संतरा कुछ दिन तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये जो समस्या सिट्रस के साथ या हम संतरे के साथ बोले तो इसके मुख्य कारण क्या है, उन पर हम चर्चा करेंगे, और फिर जो आपके प्रश्न होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये संतरा जितना है, संतरा ये सिट्रस फैमिली का एक मेंबर है, और इसमें बहुत सारे सदस्य हैं। नींबू है, चकोतरा है, लेमन है, लाइम है, आपका मौसम्बी है, माल्टा है, किन्नो है, तो बहुत, और इसमें ट्राइफोलिएट ऑरेंज, ऐसा कई तरह की किस्में हैं जो कि पूरे देश और दुनिया में उगाई जाती है। और दुनिया में सिट्रस का अगर बात करें तो कैलिफोर्निया को जो है वो इसका सेंटर कहा जाता है, सेंटर ऑफ ओरिजिन। और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन अलग अलग जगह है, जिसमें हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पर भी जो सिट्रस है, जो हमारे नींबू वर्गीय फल हैं, इनकी बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। और इन पर जो हमें जब भी काम करना होता है तो निश्चित रूप से हमें जो नींबू वर्गीय फसलों के लिए तो कहीं ना कहीं हमें नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रख के इन पर आगे बढ़ना होता है। तो अब ये हम मुख्य रूप से नागपुरी संतरा की बात करें, संतरे में भी तो नागपुरी संतरा जो है ये पूरी दुनिया में अपनी मिठास के लिए जाना जाता है। और इसकी मिठास में जो कड़वाहट आई है, मतलब इनमें जो उत्पादन कम हो रहा है, पौधे सूख रहे हैं, तो उसके विभिन्न जो कारक हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो जो सिट्रस डिक्लाइन का सबसे बड़ा जो कारण है, नंबर 1 पे हम लेते हैं उसका जो रूट स्टॉक, क्योंकि ये जो रूट स्टॉक है सिट्रस डिक्लाइन के लिए जो पौधों में जड़ सड़न का रोग होता है, पौधे में गोंद जैसा पदार्थ निकलता है और वो कंट्रोल नहीं होता, और धीरे धीरे साल दर साल वो पौधा सूखने लगता है। तो जो सिट्रस डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण है रूट स्टॉक। रूट स्टॉक ऐसा समझे आप, इसको मातृ वृक्ष बोलते हैं हिंदी में। और जो इसको हम जो दो तरह के इसमें जो हम लगाते हैं, तो दो तरह के भाग होते हैं इसके एक पौधे के। पहला भाग रूट स्टॉक, दूसरा सायन। तो जो ऊपर की कलम लेते हैं उसको हम सायन बोलते हैं, और जो नीचे जिसमें जड़ होती है उसको हम बोलते हैं रूट स्टॉक, मातृवृक्ष। तो जो हम मातृवृक्ष लेते हैं वो ऐसा होना चाहिए हमारा जो जिसमें रोग रोधी क्षमता हो, भूमि जनित जो रोग हैं उन रोगों से लड़ने की ज्यादा से ज्यादा क्षमता हो, ऐसा हमारा रूट स्टॉक होना चाहिए। और ये जो हम इसकी बात करते हैं नागपुरी संतरा के लिए, तो इसके लिए हम दो तरह के रूट स्टॉक की हम बात करते हैं। एक तो रंगपुर लाइम और दूसरा रफ लेमन। तो अगर रंगपुर लाइम की हम बात करें तो इसमें बीज कम होते हैं। तो बीज कम होते हैं, इसके कारण जो जितने भी नर्सरी वाले लोग हैं, हमारे जो सबसे बड़ा एरिया अगर जो बात करें हम नागपुर के आसपास में, तो मेरे ख्याल से वर्धा जिले में आता है ये आपका सेंदूर जना घाट। और ये थोड़ा क्लियर कर देंगे दुबे साहब होंगे तो, सिंदूर जना वाला जो एरिया है वो शायद वर्धा जिले में ही आता होगा या नागपुर हो सकता है। तो ये सिंदूर जना घाट जो है ये पूरा
देश का जितना भी नर्सरी लगती है, जो भी पौधे रोपित होते हैं, लगभग 80 से 90% जो पौधे हैं यहीं से जाते हैं। अब आप सोचिए एक ऐसा एरिया जहां से 80 से 90% पौधे पूरे देश में जा रहे हो। राजस्थान तक जो भी संतरा गया है, मध्य प्रदेश के भाग में, और राजस्थान तक जो भी संतरा का पौध जाती है वो जो है वहां से जाती है सिंदूर जना घाट से। और यहाँ पर किसान लोग इसकी नर्सरी बनाते हैं और ग्राफ्टिंग भी करते हैं। ग्राफ्टिंग करके लोगों को पौधे बेचते हैं। अभी करंट का रेट तो मुझे नहीं मालूम कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, काफी दिनों से चर्चा नहीं हुई है। लेकिन ये जो पौधे तैयार करते हैं, ये जैसे हम एक खेत होता है, खेत में ये बीज बो दिए जाते हैं। हमारे इसके ये गल के पौधे लेके आते हैं, जो बीज लेके आते हैं। जो हमारा सिंदूर जना घाट में जो सामान्यतः जो बीज लगता है वो रंगपुर लाइम और रफ लेमन, इसका नहीं लगता। उसका कारण यही है कि बीज कम होते हैं रंगपुर लाइम में। एक अगर आप फल को काटेंगे तो जो इसका फल होगा रंगपुर लाइम का, इसमें 5, 6, 7 बीज होंगे। तो जब हमको पौध के लिए तैयार करना होता है और उसके लिए बीजों की आवश्यकता होती है, तो हमको बहुत ज्यादा मात्रा में बीजों की आवश्यकता होती है। तो इनको ये जो बीज है इसकी पूर्ति करने के लिए हमको कहीं ना कहीं दूसरा विकल्प सोचना होता है। और किसान दूसरे विकल्प के रूप में जो बड़ा नींबू होता है, महानींबू कहलाता है, गलगल के रूप में कश्मीर और उधर के जो क्षेत्र है पहाड़ी एरिया, वहां पर होता है। चकोतरा होता है जिसमें बीज ज्यादा होते हैं, एक एक उसमें आपके 100-150 बीज निकलते हैं, बड़े फल होते हैं और उनमें बीज ज्यादा निकलता है। उनको इसके लिए उपयोग किया जाता है। और जब अच्छा, ये दूसरा जो ये जिनका बीज के लिए उपयोग किया जाता है वो हमारे जो फाइटोप्थोरा है, सबसे प्रमुख फंगस जिसको कहें हम, जो सिट्रस डिक्लाइन के लिए जिम्मेवार है, वो उसके लिए ससेप्टेबल है। मतलब अगर ये जमीन में है और किसी तरह की चोट पौधे में लगती है, जड़ों में किसी तरह की क्षति होती है, तो ये फाइटोप्थोरा तेजी से उसके अंदर जाता है, जड़ों के अंदर, और वो पौधों को सुखाने का काम शुरू कर देता है। तो ये फाइटोप्थोरा के कंट्रोल के लिए सबसे पहला ध्यान देने की बात है कि हमारा जो रूट स्टॉक हो वो सही हो। अब रूट स्टॉक सही करने के लिए जो, जैसा मैंने पहले बताया, रंगपुर लाइम या रफ लेमन, इनका उपयोग करना है। अब इनके उपयोग करने के लिए हमारे पास चूंकि संसार जो बीज नहीं है, तो सबसे पहली आवश्यकता ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा रंगपुर लाइम के नर्सरियां लगाएं। जब इनके ज्यादा बगीचे होंगे तो हमें ज्यादा मात्रा में फल प्राप्त होंगे, और उन जो फल हैं उनसे हमको फिर आगे पौधे तैयार करने होंगे। अच्छा, दूसरी सिट्रस फैमिली की एक खासियत होती है कि इसके बीजों को हम स्टोर नहीं कर सकते। आपने बीज निकाला तो बीज को आपको रस में ही रखना है, नींबू के रस में आपको रखेंगे। जितने टाइम आप रखेंगे उतने टाइम उसमें वाइबिलिटी बनी रहेगी, उनकी जीवन क्षमता बनी रहेगी। और जैसे ही आप उसको बाहर निकालेंगे, 2-3 दिन हवा में धूप में सुखाएंगे, तो उसकी वाइबिलिटी कम होती जाएगी और खत्म हो जाएगी। तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि नींबू को जो बीज निकालते हैं उनको हम बीजों को निकालते हैं और फिर कुछ रस में इनको डुबा के रखते हैं ताकि इनकी जीवन क्षमता बनी रहे। तो परिस्थितियां विषम है, जहां हमको नर्सरी तैयार करनी है वहीं पर हमको इनके बीज भी तैयार करने होंगे। तो ये एक बड़ा कारण है, तो इसको नियंत्रित करना है। दूसरा प्रमुख जो कारण है वो है इनका पोषण बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जो एक प्रोजेक्ट में हमने काम किया था, तो सौसर पांडुरना के हमने बहुत सारे क्षेत्रों के बहुत सारे किसानों से
संपर्क किया था और कुछ किसानों के यहाँ फिर हमने डिमॉन्स्ट्रेशन भी किए थे। और उसमें ये देखा गया है कि जो किसान है वो उनको पोषण नहीं देता है, चाहे वो हम गोबर की खाद कहें, चाहे हम उसको एनपीके की बात करें, तो इन पौधों को पोषण बहुत कम है। और पोषण अगर नहीं होगा तो हम एक एक पौधे से 5-5 क्विंटल, 7-7 क्विंटल, 10-10 क्विंटल, जैसा जिसका पौधा है उतना उत्पादन जब लेता है किसान, और उसके बाद उसको पोषण नहीं दिया जाता, तो बहुत मुश्किल होता है कि उस पौधे को उस पौधे से उत्पादन लेना। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें जैसे ही हमारे पहले तो एक तो सिट्रस में एक क्या है कि इसमें फ्लावरिंग के लिए तान देते हैं, जो महाराज जो विदर्भ का एरिया है वहां पे इसको कहते हैं तान देना, मतलब पानी रोक देते हैं। तो ये पानी रोक देते हैं तो इससे पूरी पत्तियां उसकी गिर जाती है और फिर उससे उसमें बौर आता है, उसमें फ्लावरिंग आती है। तो ये फ्लावरिंग देने के लिए जब उसको स्ट्रेस देते हैं तो ये स्ट्रेस भी उसको पौधे को थोड़ा सा उसके अंदर की एक्टिविटीज को थोड़ा सा प्रभावित करता है। पर चूंकि हम उत्पादन लेना होता है तो हम उसको तान देते हैं और स्ट्रेस देते हैं। ये स्ट्रेस देने के बाद हम इसको जैसे इसमें फ्लावरिंग आता है तो उस समय हम इसको पानी देते हैं। तो इस समय भी हमको उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर करें। अगर हम इस समय से उसको भली भांति उसको पोषण दें, गोबर की खाद अच्छी दें, वर्मी कंपोस्ट दें, और अगर आप एनपीके का यूज करते हैं, आप प्राकृतिक खेती या जैविक खेती नहीं कर रहे हैं, तो आप एनपीके उसको उसकी जो आवश्यकता है, जो रिकमेंडेशन है, उसके हिसाब से आप उसको रिकमेंडेशन दें। तो ये रिकमेंडेशन के हिसाब से इसमें आपको पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है। दूसरा, ये इनके देने का तरीका भी आपको मतलब उसमें भी गड़बड़ी है। जो पौधों को भोजन दिया जाता है उसमें भी बहुत सारी समस्या है। जो कई सारे मैंने देखा कि पौधों का जो मुख्य तना है उसी के पास गोबर की खाद डाल दी जाती है, जबकि जो उसका जो पौधा है वो भोजन कहाँ से लेता है, उसकी जो बारीक वाली रूट है, जो तृतीय हम बोलते हैं टर्सरी रूट, तो उनसे भोजन लेता है। और वो टर्सरी रूट उसकी जो कैनोपी एरिया होता है उस क्षेत्र में पाई जाती है। तो वहां पर हम न्यूट्रिशन दें, हमको नाली बना के दें, कुंड बना के दें, थाला बना के दें। इस तरह से अगर हम उस क्षेत्र में जहां पर उसकी जड़ें हैं वहां पर अगर हम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं तो इससे आपको इससे पौधों को पोषण मिलेगा। तो हम सामान्य कई बार मैंने किसानों को देखा कि पौधा का जो मुख्य तना है उसके आसपास गोबर की खाद डाल देते हैं, तो वो भी ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, जो खाद हम डाल रहे हैं वो पूर्णतः सड़ी हो। अगर आपने कच्ची गोबर की खाद डाली है, उसमें कचरा है, तो पहले वो डिकम्पोज होगा, और वो डिकम्पोज होगा तो वहां पर दूसरे तरह की फंगस भी वहां पे आएगी और उससे सड़न पैदा होगी, और वो सड़न के कारण भी आपका जो जमीन है, जो भूमि है, उसमें आपको नुकसान होगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो हम गोबर की खाद दे रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट तो सामान्यतः अच्छी तरह से बनी हुई होती है तो उसमें समस्या नहीं, पर गोबर की खाद में ये ज्यादातर हमारे किसान भाई आधी सड़ी गोबर की खाद पौधों को देते हैं। और जब ये देते हैं तो दीमक की समस्या या दूसरी अन्य समस्याएं, जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें हमारा जो पौधा है वो वहां पर पहले डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन से वहां पे कई तरह के और फंगस पैदा होंगे जो हमारे पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे, और भोजन भी हमारे पौधों को देरी से मिलेगा। तो ये भी हमको ध्यान देना है कि हम जो गोबर की खाद या जो भी हम ऑर्गेनिक मैटर उपयोग कर रहे हैं उसको हम ठीक तरह से सड़ा हुआ हो। अगली बात यह है, इसमें अगर हम ध्यान देते हैं कि पौधों में आपका जो पौधों के आसपास कचरा जो होता है, कई बार ये देखा गया है कि बारिश में और दूसरे समय में जो तने पौधे का जितनी 12 बजे जितनी छाया होती है उस क्षेत्र में बहुत सारा कचरा दिखाई देता है।
तो ये कचरा भी हमें लगातार साफ करते रहना है, और ये कचरे को निकाल के हम वहीं उसकी मल्चिंग कर दें, तो ये मॉइस्चर कंजर्वेशन का भी काम करेगा, और वो जो न्यूट्रिशन है जो हमने पौधे के लिए दिया था वो पौधे को मिलेगा। दूसरा जो हमारे नुकसान होना था उस न्यूट्रिशन का, वो नुकसान नहीं होगा। तो इस पर भी हम लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हमारा पौधे से हम फल ले लेते हैं, उसके बाद तुरंत बाद हमको उसको पौधे को बहुत अच्छा भोजन देने की आवश्यकता है। तो वहां पर हम गोबर की खाद या जो भी हम अन्य आपको हम उससे अन्य तरीकों से भोजन दे सकते हैं उसको भोजन दें। एक एग्जाम्पल मैं हमेशा इसको उपयोग करता हूँ कि हम जैसे हमारे यहाँ बच्चा होता है तो हमारा जो हमारी जो बच्चे की माता होती है उसको अच्छा पोषण दिया जाता है, ताकि वो जो बच्चे के लिए उसको उसका दूध अच्छा हो, उसका शरीर जो उसके कारण जो उसके शरीर में क्षति हुई है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए उसको अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाता है। तो यहाँ पर हमको पौधे को भी उसी तरह नरिश करना है। जिस दिन से उसमें फ्लावरिंग आती है, उस दिन से फ्रूट सेट होते हैं, उस दिन से हमको ध्यान देना है कि इस पौधे को भोजन अच्छा देना है, पानी समय पर देना है, इसका ध्यान रखना है। पानी के लिए हम ड्रिप पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। अलग अलग उसके हिसाब से ड्रिपर्स आते हैं, 6 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर, अलग अलग नंबर ऑफ ड्रिपर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ये हम इसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद एक बात और आती है इंटरक्रॉपिंग। कई बार ये देखा गया है, ज्यादातर बगीचों में ये कहा जाता है कि शुरू के जब हम उससे फलन नहीं ले रहे हैं तब तक हमको 4 से 5 साल तक इंटरक्रॉपिंग करनी है। पर देखा यह गया है कि लगातार पौधे बड़े हो गए उसके बाद भी उनमें इंटरक्रॉपिंग ली जाती है, और पौधे के आसपास के एरिया में भी हम गेहूं और दूसरी फसल बोते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग पर ध्यान दें कि हम ऐसी फसल जिसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है, ऐसी फसलों को हमें इंटरक्रॉपिंग में नहीं लेना है। और इंटरक्रॉपिंग भी लेना है तो हम उन क्षेत्रों में लें जहां पर हमारे पौधों की छाया नहीं पड़ रही है। वो एरिया जो 12 बजे हमारा वो होता है और जो खाली एरिया बचता है उसमें अगर आप इंटरक्रॉपिंग लेते हैं तो पौधे को समस्या नहीं होगी। और बाकी अगर हम उसके जो छाया वाले स्थान है वहां पर भी अगर हम फसल ले रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग ले रहे हैं, तो जब हम जुताई करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो इससे क्या होता है कि पौधे की जड़ें खुलती है। क्योंकि जो संतरा होता है इसकी जो तृतीयक जड़ें होती है वो आपको ऊपर ऊपर होती है, बहुत उथली जड़ें होती है। आप जब उसको खोदेंगे तो 6 इंच से नीचे आपको 4 इंच 6 इंच से आपको ऊपर ऊपर आपको पतली पतली जड़ें दिखाई देना शुरू हो जाएगी। जितना छाया वाला एरिया है उस एरिया में आप खुदाई करेंगे तो वहां पर आपको जड़ें दिखाई देने लगी। तो इनको हमको कम से कम डिस्टर्ब करना है। अगर वहां पे हम कल्टीवेटर चला रहे हैं, रोटावेटर चला रहे हैं या दूसरी चीज चला रहे हैं, कोई भी कर्षण यंत्र चला रहे हैं, तो इससे वो रूट को डैमेज होगा। रूट डैमेज होगा तो वहां पे आपको जो रूट डैमेज होने से वो जगह जो है आपकी वहां से ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी और वहीं से फंगस एंटर कर जाएगा। फंगस नॉर्मल जो बॉडी है वहां से छेद करके नहीं जा सकता, पर अगर कहीं डैमेज होता है तो वहां से उसको एंट्री मिल जाती है। तो उस डैमेज से वो अंदर जाएगा और फिर फाइटोप्थोरा अपना काम शुरू कर देगा। तो ये इसको ऐसा कोई डैमेज ना हो इसका हमें ध्यान देना है। अब इंटरक्रॉपिंग में अगर लेना ही है तो हम चने की लें, उड़द, मूंग, जो दलहनी फसलें हैं उनकी अगर इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो मुख्य फसल है, जो हमारा बगीचा है, उसको सपोर्ट करता है। तो इस पर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स की बात करते हैं। तो जो नींबू वर्गीय फसलें हैं उसमें एक जो बहुत कॉमन चीज है, जहां भी आपने नींबू वर्गीय पौधे देखे होंगे, बोर्डो मिक्सर का उपयोग किया जाता है। ये दुनिया का पहला फंजीसाइड था जो पौधों के लिए उपयोग किया गया। ये मिलार्डेड बोर्डेक्स करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने नींबू के बगीचों में
इन्होंने मतलब गलती से कॉपर का उपयोग किया और उससे ये उनको बीमारियों में राहत मिली, तो उन्होंने इसको फिर उसमें अलग अलग तरह से उन्होंने खोज की और उसके बाद इन्होंने एक मिश्रण तैयार किया, तो इसको कहते हैं बोर्डेक्स मिक्सचर। बोर्डेक्स मिक्सचर जो होता है, इससे एक बोर्डेक्स मिक्सचर होता है, एक बोर्डेक्स पेस्ट होता है। तो जो हमारा हम जितना भी नींबू वर्गीय पौधे हैं, अगर हम इसको कुछ क्रमिक अंतराल से बोर्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे करें और बोर्डो पेस्ट जो है उसको, अगर हम बोर्डो पेस्ट को पौधे की कम से कम 4 फीट 5 फीट की हाइट तक इसकी पुताई कर दें, तो बहुत सारी बीमारियों को जो हमारे पौधों में आती है, सिट्रस कैंकर से लेकर फाइटोप्थोरा ब्लाइट, ये सब को हम कंट्रोल कर बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये कैसे बनता है इस पर भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि बोर्डेक्स में जो पेस्ट बनता है इसको हम बोलते हैं 5550। ये पहले पॉन्ड्स में था, तो हम इसको किलो में ले लेते हैं, पॉन्ड्स हमारे यहाँ नहीं चलता, तो इसको हम किलो में ले लेते हैं। 5 किलो चूना, 5 किलो कॉपर सल्फेट और 50 लीटर पानी, ये बोर्डो पेस्ट का एक स्टैंडर्ड वो है। तो इसको भी हमारे किसान भाई फॉलो नहीं करते हैं। इसको अगर 5 किलो अगर उसने कॉपर सल्फेट लिया है, 5 लीटर 5 किलो चूना लिया है, और इसको दोनों को अलग अलग उसमें हम घोल लें। 5 किलो कॉपर सल्फेट को 10 लीटर पानी में घोल लें, 5 किलो चूने को हम 10 लीटर पानी में घोल लें, दोनों को अलग अलग उसमें अलग अलग बाल्टियों में, और बाल्टियां भी प्लास्टिक की हो या मिट्टी की हो, ये किसी भी तरह धातु के पात्र नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा एक ध्यान रखते हैं क्योंकि कॉपर कई बार टॉक्सिसिटी करता है, तो हम सामान्यतः इसमें हम बोलते हैं कि चूना 500 ग्राम, आधा किलो चूना, मतलब जब हम 5 किलो कॉपर सल्फेट ले रहे हैं तो हम 5.5 किलो चूना ले लें। तो इसका इस तरह का घोल बना लेते हैं। 10-10 लीटर में हमने घोल बना दिया। हमने बोला था पानी 50 लीटर लेना है, तो जो दूसरी बाल्टी होगी, एक बड़ा हमारा टब हो या ड्रम हो, प्लास्टिक का होना चाहिए, वहां भी ध्यान रखना है। उसमें हम ये जो 20-30 लीटर पानी बचा, उस 30 लीटर पानी को हम उसमें भर लेते हैं, और फिर जो हमारा 10-10 लीटर का घोल बनाया है हमने कॉपर सल्फेट और चूने का, इसको हम दोनों बाल्टियों को एक साथ डालते हैं। तो हमको 2 लोग और लगेंगे, दोनों बाल्टी अलग से पकड़ के रखेंगे, तीसरा आदमी एक डंडे से उसको मिलाते रहे, क्योंकि ये बोर्डेक्स बनाने का एक जो तरीका है उसमें हमको उसको एक लकड़ी के डंडे से उसको मिलाते रहे। तो हम 2 लोग बाल्टी से डालें, तीसरा उसको मिलाते रहे, जब पूरा मिल जाए तो फिर इसको अच्छे से घोल लें और फिर इसको पौधे के ऊपर इसकी पेस्टिंग करें। तो इसकी पेस्टिंग करते हैं तो ये बहुत बढ़िया फंजीसाइड होता है, पौधे पर किसी तरह के रोग नहीं आते हैं। कई बार तो ये कीड़ों को रोकने के लिए काम करता है। यहाँ पे एक महाराष्ट्र में एक चीज और इसमें डालते हैं, डीकामाली करके बोलते हैं, डीकामाली कुछ उसमें होता है, तो उसका उपयोग भी हमारे जो किसान भाई, विदर्भ के किसान भाई करते हैं। ये एक इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी होता है, बायो मतलब ये बायो इंग्रेडिएंट है इसका, तो इसका भी उपयोग हमारे किसान भाई करते हैं। तो ये जो कॉपर सल्फेट है, इसका जो बोर्डो मिक्सचर हम बनाते हैं, बोर्डो पेस्ट बनाते हैं, इसका उपयोग हमें पेस्टिंग के लिए करते हैं। अब इसको 2 बार करना है, एक बार बारिश आने से पहले और दूसरी बार बारिश जाने के बाद। ये बहुत जरूरी है। जितने भी हमारी नींबू वर्गीय फसल है, इसमें बोर्डो पेस्ट बारिश के पहले और बारिश के बाद करना आवश्यक है। अब ये आपको कहीं अगर पौधे में घाव दिख रहे हैं, कहीं वो दिख रहे हैं, तो ये बोर्डो पेस्ट को आप वहां पर पहले थोड़ी सी पैनी चाकू से या जो नाइफ आती है, बड़ी नाइफ, उससे आप पहले उसको थोड़ा सा खुरच लीजिए। जहां पर भी गम निकल रहा है, गोंद निकल रहा है, उसको खुरच लीजिए, थोड़ा गहरा खुरच लीजिए, और उसके बाद उसके ऊपर जो बोर्डो पेस्ट है उसको आप लगा दीजिए। तो ये बोर्डो पेस्ट को आप उस पर लगाएंगे तो वो आपका बहुत हद तक आपको उसको जो सिट्रस के फंगस है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। सबसे दूसरी बात ये कि ये बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करता है। जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है
सिट्रस में वो सिट्रस कैंकर की आपने देखा होगा। जो सिट्रस में आपके फलों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर कुछ ऐसी संरचनाएं दिखती है जो आपकी उभरी हुई संरचनाएं दिखती है, जिनको हाथ से घिसो तो हमको खुरदुरी लगती है। फलों में भी खुरदुरा, मतलब वो थोड़े थोड़े डॉट्स होते हैं जो खुरदुरापन लगता है, तो वो सिट्रस कैंकर है। और ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो इसको भी कंट्रोल करने में हमारा बोर्डेक्स में जो मिक्सचर है वो बहुत काम करता है। तो इसके लिए हम इसमें स्प्रे करने की सलाह देते हैं। तो नींबू वर्गीय पौधों में हम ये जो हमने 5-5-50 का जो घोल बनाया, इसको हम 1 लीटर घोल को 10 गुना कर लेते हैं। 50 का 500 लीटर कर लेते हैं। 1 लीटर हमने घोल ले लिया, उसको 10 लीटर पानी में घोल दिया और फिर उसका स्प्रे कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होता है कि ये जो हमारा स्प्रे करते हैं उनके नोजल में जमता है, तो इसको बहुत अच्छे से छान ले, 2 बार 3 बार कपड़े से छान ले। और जब स्प्रे करना हो तो तुरंत स्प्रे करे, रुके नहीं, तुरंत डालें और तुरंत स्प्रे करें, नहीं तो नीचे जम जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, तो उसमें भी आपके नोजल में फंसने की संभावना ज्यादा रहती। तो इस पे हमेशा ध्यान दें कि जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं बोर्डेक्स मिश्रण का, तो इसको हम तुरंत स्प्रे करें, रुके नहीं। और घोल अगर आपने जितना बना लिया है बोर्डेक्स मिक्सचर का, तो उसको हमको 1 दिन में या दूसरे दिन तक हमको स्प्रे कर लें। अगर आपको स्प्रे नहीं करना है तो उसको अलग अलग ही रहने दें। कॉपर सल्फेट का घोल और चूने का घोल अगर अलग अलग बना हुआ है तो ये किसी तरह से खराब नहीं होगा। पर एक बार बोर्डेक्स मिक्सचर आपने बनाया है या बोर्डो पेस्ट आपने बनाया है तो आपको तुरंत उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा 1 या 2 दिन में, ये ध्यान देने योग्य बात है। इसके बाद जो हम सिट्रस डिक्लाइन में, मतलब पौधे के जो सूखने के जो कारण है, उसमें कुछ रस चूसक कीड़े भी होते हैं जो लगातार पौधों के ऊपर रस चूसते हैं। तो इनके कारण भी जो पौधों में कमजोरी आती है और उसके कारण भी सिट्रस डिक्लाइन होता है। कुछ जो सिट्रस साइला और दूसरे तरह के इंसेक्ट पेस्ट हैं जो पत्तियों को खाते हैं और कई बार पौधों की पत्तियों विहीन कर देते हैं, तो उसके कारण भी पौधा जो है वो अपना भोजन बनाने में समर्थ नहीं होता और उसका जो उसमें जो ये फाइटोप्थोरा है वो और प्रभावी हो जाता है। तो उसके कारण भी सिट्रस डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन का मैं शुरू में मुझे बताना चाहिए था। डिक्लाइन में ये होता है कि पौधा ऊपर से सूखने लगता है। आप ये देखेंगे कि पौधे की जो शाखाएं हैं, उसके बाहर वाली जो शाखाएं हैं, उधर से छोटी शाखाएं आपकी सूखते सूखते नीचे की ओर आती है, तो ये सिट्रस डिक्लाइन का कारण है। तो ये इस पर भी हमें ध्यान देना है कि हमें पौधे को कीड़े ना हो और किसी तरह की कोई दूसरी बीमारियां ना हो। तो ये जो मुख्य कारण थे वो। अब इनके निदान के उपाय, तो निदान के उपाय के लिए पहली बात तो ये है कि हम नींबू वर्गीय पौधों की जो सूखी ब्रांच है उसकी कटाई करें। हमको अनावश्यक काट छाट से बचना है। हम ये ध्यान दें कि नींबू में बहुत ज्यादा काट छाट हमको नहीं करनी है। अनावश्यक जो ब्रांच है उनको जरूर हटा दें। एक ये चीज कहा जाती है कि एक दूसरे को क्रॉस करने वाली जो ब्रांच है, आप देख लें, एक बार पौधे के पास जाएं, पौधे में देख लें जो शाखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही है उनको हम हटा दें, ताकि आपको जब आप स्प्रे कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं हो। दूसरा, जो शाखाएं सूखी है उनको हटा दें। और हटाने के लिए हम जो मोटी शाखाएं उनको हटाने के लिए आरी का उपयोग करें। और जो भी हम इसकी कटाई करते हैं तो सीधी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उससे हम काट रहे हैं और उससे फिर कई बार काटते काटते जब वजन हो जाता है तो एकदम से शाखा गिरती है और उससे क्या होता है कि वो नीचे तक छाल भी उसकी निकलती हुई नीचे गिरती, खिंच जाती है। तो वो स्थिति नहीं होना चाहिए। आपका जितना काटा है उतना ही आपका निशान वहां पे होना चाहिए। और जो कटे भाग हैं उन पे हम बोर्डेक्स पेस्ट को लगा दें। और इसके बाद हम जितनी भी हमने छोटी छोटी शाखाएं काटी है उसमें एक बार बोर्डेक्स मिश्रण का स्प्रे कर दें। तो बोर्डो मिश्रण का स्प्रे करें और बोर्डो पेस्ट लगाएं। तो ये पहला काम है कि हम जो भी हमारे बगीचे हैं उसमें हमको ये ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, मैंने पहले कहा था कि न्यूट्रिशन हम दें, न्यूट्रिशन प्रॉपर करें, वो बहुत जरूरी है। और हम जो हमारी नर्सरी है वो हमारी ऐसी जगह से आनी चाहिए, क्योंकि जितना सिंदूरजला घाट का एरिया वो वहाँ की सॉइल
बुरी तरह अफेक्टेड है फाइटोप्थोरा से, और वहां से जो भी नर्सरी जाएगी उसमें फाइटोप्थोरा साथ में जाएगा, और जहां भी वो जाएगा वहां पे फिर से फाइटोप्थोरा जमीन में जाता है तो उसको तुरंत उसको अनुकूल वातावरण मिल जाता है, और पानी जैसे मिला तो अपना भोजन लेके अपना काम शुरू कर देता है। तो इसका हम ध्यान रखें। दूसरा, ये जो नर्सरी देते हैं, ये जो पौधे देते हैं, ये अब तो थोड़ा सा पॉलीथीन में बनाने लग गए। पहले क्या होता था कि वहां नर्सरी लगती थी और वहीं से उखाड़ के पौधे दिए जाते थे, 100-100 के गट्ठे बना के उनको पौधों को बोरियों में बांध दिया, नीचे जड़ों को बोरियों में लपेट दिया जाता था और उस तरह से दिया जाता था। तो वो भी बहुत चलता है इसमें संतरे की नर्सरी में। तो वहां पर भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और पौधे जाते जाते बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि पौधे हमारे जो लगे हों वो पॉलीबैग में लगे हों और उनमें भी न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से दिया गया हो। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जो भोजन की हमने बात कर ली कि पर्याप्त पौधों को न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए, और ये बगीचे के जो संतरे का एरिया है या कोई भी जहाँ फल वृक्ष लगाए जा रहे हैं वहां पर ये हमारी फार्म लैब के प्रोड्यूस ये बहुत कारगर सिद्ध होंगे। स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, ये बहुत बहुत इफेक्टिव है। इनका जितना उपयोग करेंगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, इसमें जितने भी इल्ली वर्गीय वो आते हैं, इसमें हम आपके जो बेवेरिया बेसियाना है, हमारा जो मेटाराइजियम है, इनका उपयोग करेंगे तो ये भी हमारे कीड़ों को कंट्रोल करने में मदद करेगी। क्योंकि नींबू वर्गीय पौधों में इल्लियां भी बहुत आती, जो बड़ी बड़ी तितलियां आपको दिखती है नींबू के, उसमें वो बहुत तेजी से अंडे देती है और कई बार आप देखेंगे कि नींबू के पौधे में पूरी पत्तियों को साफ कर देते। तो ये हमको ध्यान देने की जरूरत है। और निश्चित रूप से अगर अच्छे से अगर हम वैज्ञानिक तरीके से अगर हम इसकी खेती करते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। और मैंने जो देखे हैं मतलब बगीचे, पुराने जो बगीचे थे सौसर एरिया में, पांडुर्ना एरिया में 50-50 सालों के पेड़ थे, और वो जैसे हमारे आम के पेड़ होते हैं ऐसे पेड़, बड़े बड़े पेड़ थे। तो उस तरह के पेड़ भी सिट्रस के हमने देखे हैं और उनसे उत्पादन भी उसी हिसाब से मिलता था। तो निश्चित रूप से अगर हमने इनको पोषण अच्छा दिया है और शुरू में जो पौधे लगाने में अगर ध्यान दिया है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज और मैं कहना भूल गया था, सबसे शुरू में एक चीज ध्यान देनी है। मैंने एक मेरा अनुभव है कि हमारा जो कई सारे किसान हैं वो पौधे ले जाते कब हैं, हमारा जब बारिश शुरू होती है तब। वो अगर बारिश शुरू होती है तब पौधे ले जाना है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दें कि पौधे हम अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हम अपने यहाँ पौधे ले जा लें, अपने पास रख लें, वहीं पर उनको पानी देते रहें। अपने घर आंगन में जहाँ आप सुविधाजनक हो, जहाँ पे किसी तरह के पशुओं का नुकसान नहीं होता हो, वहां पर हम रखें। तो वो जितने दिन उनको महीने भर 2 महीने का टाइम मिलेगा तो पौधा बहुत तरह से हमारे जलवायु के अनुकूल हो जाएगा। दूसरा, हमें गड्ढे गर्मी में खोदने हैं। हम बारिश आने के बाद अगर गड्ढे खोद रहे हैं तो वो गलत तरीका है। हमको अप्रैल मई में गड्ढे खोद लेना है। सिट्रस के लिए सामान्यतः 2x2x2 मतलब 2 फीट चौड़ा 2 फीट गहरा इस तरह का हम गड्ढा खोदते हैं। तो इस तरह अगर हम 2 फीट या 3 फीट भी गहरा अगर हम गड्ढा खोदते हैं तो वो फायदेमंद होगा। 1 फीट के 1.5 फीट के गड्ढे हमको नहीं खोदने। ये गड्ढे खोद के कम से कम इसको 1 से 1.5 महीने तक खुला छोड़ दें। तो जो धूप आएगी गर्मी की उसमें अंदर जो भी रोगजनक होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। फिर इसको जब हम भरते हैं तो उस समय नीम की खली, या अगर आप केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं तो जो पेस्टिसाइड्स आते हैं उनका जो पाउडर आता है उसको पूरी दीवारों पे बुरक दें। तो उस तरह से हम सलाह देते हैं। और या आप नीम की खली, महुए की खली, इनको हम उसके जो हमारी मिट्टी है उसके साथ मिलाकर हम इनको मिट्टी को भरते हैं। तो मिट्टी भरने में भी हम 2 भाग मिट्टी, 3 भाग मिट्टी और 1 भाग गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, ऐसा मिश्रण बनाकर नीम की खली को उसके साथ मिला दें
और प्रति गड्ढे हम कम से कम 200 ग्राम नीम की खली मिलाएं। तो इस तरह से अगर हम इसका मिश्रण बना के गड्ढे को भरते हैं और ये गड्ढे भरने के बाद इसको गड्ढे को फिर छोड़ दिया जाता है, और गड्ढे छोड़ने के बाद फिर इसको जब बारिश होती है, बारिश होने के हम जुलाई, हम इसको बोलते हैं जब सेचुरेट हो जाए जमीन संतृप्त की अवस्था में हो जाए, उस समय हमको पौधे का रोपण करना चाहिए। तो जुलाई में हम इसमें पौधे लगाएं, और इसमें फिर जब पौधे लगाते हैं तो ये ध्यान देना है कि हमारी बॉल नहीं टूटना चाहिए। जो पौधे लगाते हैं, जो सॉइल बॉल होती है जड़ के साथ, वो टूटना नहीं चाहिए। तो हम पहले उसको इरिगेट कर दें, हफ्ते भर पहले, 4-5 दिन पहले उस जितने भी हमारे पौधे हैं उनको अच्छे से पानी दे दें, और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा गीला रहेगा, नमी रहेगा, फिर जिस दिन हमको लगाना है उसमें साइड से ब्लेड, पहले पौधे उस जगह पे रख दें जहाँ गड्ढा है उसके पास रख दें। जब लगाने का हमारा समय आया तो हम उसको साइड से ब्लेड से काटें, और काटने के बाद धीरे से प्लास्टिक को अलग कर दें, और उसके बाद जो बीच में सेंटर एरिया है वहां पर उसके पौधे से 4 इंच गहरा गड्ढा करें, और वहां उसको बॉल को पूरा अच्छे से जमा दें, और फिर आजू बाजू से मिट्टी को उसके ऊपर सरका के और आजू बाजू से दबाएं। कई बार मैंने ये देखा है कि लोग उसकी शाखा को पकड़ के और उसके आसपास पूरा घूम जाते हैं, तो इससे भी उसकी रूट जो बॉल है वो टूट जाती है। तो उसको किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना है। हमने पौधों को हाथों से लगाना है, हाथों से, दोनों हाथों से ऐसा उसके तरफ प्रेस करना है मिट्टी को। तो मिट्टी जो उसकी मिट्टी है, जो हमारे उसके साथ आई है पौधे के साथ, वो मिट्टी और हमारी जो उसके साथ हम जो बाहर की मिट्टी दे रहे हैं, वो मिट्टी दोनों आपस में एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाए। जैसे ही पौधा लगाते हैं उसके तुरंत बाद हमको पानी देना है। एक बहुत बड़ी समस्या आती है पौधे की सर्वाइबिलिटी की, कि पौधे हमारे लंबे समय तक जीवित नहीं रहते। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि बोले 4 महीने बाद पौधे मर गए, 5 महीने बाद मर गए, या 1.5 महीने बाद मर गए, 2 महीने बाद मर गए। शुरू में सबसे ज्यादा मोर्टलिटी होती है, और उसका कारण ये होता है कि जब हमारा पौधा हम लगाते हैं उस समय हम पानी को ध्यान दें। सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारी मिट्टी जहां से हम पौधे लेके आ रहे हैं, वो मिट्टी और जो पौधा जो हमारे पास जिसमें हमने गड्ढा में मिट्टी डाली है, दोनों अलग अलग तरह की होती है। और जब सूखता है पौधा तो दोनों के बीच एक गैप बन जाता है, जहां हमारा पौधा लगा है और जो आसपास की मिट्टी है उसके बीच में एक गैप बन जाता है। और वो जो गैप होता है, वो स्पेस जो होता है, उस स्पेस से वहां की जड़ें टूट जाती है। तो ये स्थिति नहीं आनी देनी है। किसी भी स्थिति में हमको नमी बनाए रखनी है, ताकि वो दोनों तरह की मिट्टी आपस में जुड़ी रहे, और जब 1-1.5 साल हो जाएंगे तो आप वो जड़ें ऑलरेडी दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाएगी, तो हमें किसी भी तरह की जो सूखने वाली समस्या है वो नहीं आएगी। कुछ दिन अगर आपका हफ्ते 2 हफ्ते पानी भी नहीं मिला तो पौधा अपने आप पोषण प्राप्त कर लेगा। तो ये ध्यान देना है। और पौधे लगाने से पहले अगर बेहतर हो तो आप ड्रिप लगा लें, पूरी तरह से ड्रिप लगा लें, क्योंकि ड्रिप से अच्छा कोई तरीका नहीं है पौधे को रेगुलर पानी देने का। क्योंकि आप लेबर भी रखेंगे तो कल आज कुछ हो, उसके घर में हो गया, कल शादी का, परसों ब्याह, कभी कुछ न कुछ लगा रहता है, तो पानी रेगुलर नहीं हो पाता, और ये पौधे को मरने का बहुत बड़ा कारण होता है। सामान्यतः जो सर्वाइबिलिटी है वो कई बार 50% तक आ जाती। तो आपको 100% सर्वाइबिलिटी अगर पौधे की रखना है, उनको पूरे पौधे को जिंदा रखना है, तो आप उसको लगातार भोजन देते रहें, तो पानी देते रहें, भोजन देते रहें। तो ये एक मोटा मोटा जो जानकारी थी मैंने आपके बीच रखी है संतरे की खेती के लिए, क्योंकि एक बड़ा जो प्रकल्प परम आदरणीय स्वामी जी ने स्थापित किया है मिहान में, तो उसके लिए हमें जो हमारा जो दूसरा एरिया है, जो परंपरागत क्षेत्र नहीं था हमारा, होशंगाबाद में वो नर्मदापुरम से लेके हमारा शाजापुर और जो वहां तक का जितना भी बेल्ट है, वहां पर हम इसकी अच्छी गुणवत्ता वाला संतरा ले सकते हैं। और इससे हम जो सप्लाई चेन बनाकर, ये जो हमारा 800 टन पर डे की जो रिक्वायरमेंट है, इसको फुलफिल करने में, इसकी प्रतिपूर्ति के लिए
हम एक बड़ा कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, और आपके कुछ प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप प्रश्न कर सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद डॉक्टर वकील मालिकिया। अपने पौधे पर और संतरा के नर्सरी से लेकर कैसे के अनुभव बताया सबके पर, और हैंडराइज भी है। मतलब एक हमारे साथ किसान जुड़े हैं विनोद, वो भी हमारा बढ़िया खेती कर रहे हैं और यवतमाल जिले के तो उनके भी थोड़ा सा हम अनुभव सुनेंगे। और उनका भी जो संतरा है वो बालाघाट से उसकी कलम लाते हैं, और अभी संतरे का अच्छा वो ऐसे अगर सदन में विनोद बुल्ला आदरणीय बुल्ला, मेरी आवाज आ रही है? नहीं जा रही है शायद। चलिए कोई बात नहीं। आ रही है। आगे मैं आदरणीय आ रही है आपकी आवाज। हाँ रमेश जी जी जी, धन्यवाद। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, आपका हैंड राइज था जी, आप प्रश्न करें। जी ओम, सदन को नमन। सर ने जो हमें जानकारी दी कि आपको जो पौधा लगाना है उसको बहुत अच्छे से हाथ से लगाना है और उसको रखना। पर जब हमने पहले बार जब पौधे लगाने के इस संबंध में जब लाए थे तो ये कहा गया है कि इनको बहुत ज़्यादा दबाया जाए, और इनका तो ये कहना था कि आप पैरों से इसको खूब दबाए जिसमें ना तो हवा जाए ना मतलब ज़्यादा पानी उसमें समाए। इसमें इसके संबंध में क्या कहना है? और दूसरा जो है वो ये है कि कब कब नींबू बरगी को काटा जाए। बस जी हो। जी दादू, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, ये जो पौधों को दबाने की सलाह दी जाती है तो पैरों से जो दबाते हैं, तो वो अगर आपने पौधा जड़ वाला लिया है, सिर्फ जड़ है जिसमें बॉल नहीं है, तो उसको आप दबाएंगे। आप व्यवहारिक देखिए, हमने दादू कोई पौधे को लगा दिया और उसके आसपास उसकी हमने शाखा ऊपर पकड़ा, ऐसा पकड़ते हैं, और उसके आसपास आप घूम गए पैरों से, तो वो जो बॉल नीचे थी वो बॉल टूटेगी या नहीं? क्या बोलते हैं? जी टूटेगी, डिस्टर्ब होगी ना। अब हमने उसको उतने दूर से जहां वो था वहां से हमने यहाँ ले आए और उस बॉल को तोड़ दिए। जब बॉल टूटेगी तो उसके साथ उसकी जड़ें भी टूटेगी। तो ये प्रैक्टिकल, हाँ ये जरूर ध्यान देना है, इतना दबाना है हमको कि वो जो बॉल है और जो हमारी मिट्टी है उसके बीच एयर स्पेस नहीं हो। वो ध्यान रखने की बात होती है। एक्चुअली में जो दबाने की बात की जाती है वो जो उसके पीछे वैज्ञानिकता है, जो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि वहां पर आपको एयर स्पेस नहीं रखना है, वहां पे पानी भराव नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे पानी भरेगा तो सड़न होगा। तो वहां पे हमको अच्छे से प्रेशर देना है, वहां पे किसी तरह का स्पेस नहीं रखना है, ये हमको ध्यान देना है। ये इसका मुख्य रीजन है। जी। और दूसरा आपने बोला था कटाई कब करनी चाहिए, तो बारिश छोड़ के हमको कटाई करनी है। बारिश जब भी वर्षा होगी उस समय हमें कटाई नहीं करनी है। हम जो फलन होता है, फलन लेने के बाद हम इसकी प्रूनिंग कर दें, और उसके बाद हम इसमें हम प्रत्येक कटाई के बाद हमको बोर्डो मिश्रण का स्प्रे करना है। और बड़ी कटाई अगर हमारा कहीं कोई शाखा हमने काटी है तो वहां पे बोर्डो पेस्ट लगाना है। तो बोर्डो पेस्ट वो आपका पूरा पेस्टिंग हो जाएगी और बोर्डो जो मिश्रण है वो आपका स्प्रे कर देंगे। तो ये दो चीजें हमको करनी होती है। जी हो जी हो जी हो जी हो, धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय डॉक्टर भीकम। हाँ जी, आप अपने परिचय के साथ सादर आमंत्रित है योगासन को। जी जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है आपकी। सभी को ओम, सादर नमन। महोदय जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि बालाघाट में संतरे की खेती क्या उपयुक्त है और क्या हम एक छोटे स्तर पे 1-2 एकड़ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं और क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं?
जी, बहुत सुंदर प्रश्न है डॉक्टर साहब। ये हमारे डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान है, ये हमारे बालाघाट के हैं और ये अभी जो किसानों को ले गए थे इनमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और बड़े हमारे स्वामी जी के बड़े अच्छे अनुयायी हैं। और निश्चित रूप से जो प्रश्न है आपका ये बहुत सटीक प्रश्न है। बालाघाट में हम संतरा जब लगाएंगे तो यहाँ बारिश बहुत होती है, तो यहाँ संतरे के बजाय मौसम्बी, नींबू हम दूसरी चीजों को लगाएं तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा और उसमें दिक्कत नहीं आएगी। पर संतरे में आपकी मिठास नहीं आएगी, बारिश बहुत ज्यादा है। जो ड्राई एरिया है संतरे में, जहाँ पर थोड़ा सा ड्राई एरिया और सॉइल में कैल्शियम, जो आपने कैल्केरियस सॉइल बोलते हैं, थोड़ा सा कैल्शियम होता है। जो हमारा ये वाला एरिया है, जो पांडुना सोसर वाला एरिया है, इसमें थोड़ा सा जो क्या कहना चाहिए, कैल्शियम का जो वो है वो थोड़ा सा पाया जाता है, चुनखड़ी पाई जाती है। उस तरह की मिट्टी जो होती है वो ज्यादा उपयुक्त होती है और कम पानी हो, जहाँ बारिश कम होती हो, ऐसे जो एरियाज हैं वहां पे आपको समस्याएं कम आएगी और जो फलों में मिठास अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा। जी जी जी, धन्यवाद सर। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विक्रम चौहान जी। ये आदरणीय आरएल साहब से पूछ लीजिए कि किस मिट्टी में हमें संतरा लगाना है, वो संतरा जल्दी जल्दी फल देने लगे और जब हम लोग आए तो मीठा संतरा हम लोगों को खाने के लिए मिले। ये भी सवाल कर लें। नहीं, बहुत जल्दी इसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसा मार्गदर्शन होगा उस हिसाब से हम जो है नींबू वर्गीय फसलों का यहाँ उत्पादन शुरू करने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने अपने नागपुर प्रवास में जो सहयोग किया है, जो मन से और बिल्कुल उससे साथ किया है, उसके लिए पूरा योगहार परिवार और पतंजलि किसान सेवा समिति आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। और आने वाले जो फैसले हम सब आपके मिलेंगे, बैठेंगे और चर्चा करेंगे। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद आदरणीय। और जैसे कि हम से आए और सबको संतरा खाने की ऐसे लग रहा है, सबको संतरा चाहिए, तो सब संतरा लगाइए। मीठा संतरा बहुत अच्छा है सेहत के लिए। तो चले आगे, हम प्रदीप राज वर्मा जी तक जाते हैं और वो भी क्या कहते हैं, संतरा खाने की इच्छा है, तो उनका स्वागत है। आदरणीय ओम सदन को सादर प्रणाम। सर की जानकारी बहुत अच्छी थी। हमारे गांव को भी पहले मिनी नागपुर बोलते थे, काफी संतरा होता था, अभी नहीं हो रहा है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ संतरे के बारे में नहीं, सभी मतलब कोई भी पौधा लगाने के बारे में है कि पौधा लगाने का सबसे उचित समय कौन सा है। क्योंकि मैंने देखा कई लोग जून में लगाते हैं पौधा, और मैं जब फॉरेस्ट में नौकरी करता था तो वो रूट शूट तो वो कहते थे कि जून के पहले, जब रोहिणी नक्षत्र खत्म हो जाता है ज्यादा गर्मी वाला, उसके तुरंत बाद पौधा लगा देना चाहिए। फिर एक अपने पद्मश्री हमारे यहाँ आए थे तो वो बोल रहे थे कि सितंबर माह में पौधा लगाएंगे और उसमें गड्ढा करके सिर्फ 1 लोटा पानी डालेंगे तो उसमें फिर पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका नाम शायद बाबूलाल जी है, राजस्थान के। और तीसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि फरवरी एंड में पौधा लगाना चाहिए, तो पौधा कौन से सीजन में कब लगाना चाहिए, थोड़ा सा उस पर विस्तार से बताएं सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न भी हमेशा बड़े सटीक होते हैं। और ये जो हम बात करते हैं पौधे लगाने की, तो जो मैंने कहा कि सॉइल में सैचुरेशन होना चाहिए। हम जो क्या है कि हम प्रकृति के साथ अगर चल के लगा रहे हैं, तो आप जुलाई में जब हम बोलते हैं ना कि कुएं में पानी बढ़ने लग गया, तो जैसे ही हम ये लग रहा है कि कुएं में पानी शुरू हो गया, रिसना शुरू हो गया, कुएं में हमारे जो सोर्स है, वाटर सोर्सेज में पानी आना शुरू हो गया, उस समय हमको पौधारोपण करना है। ये बेस्ट टाइम है किसी भी पौधे को लगाने के लिए। अगर आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रख के अगर पौधे लगा रहे हैं और आपको अपने ऊपर ज्यादा भरोसा है तो ड्रिप लगाइए, फिर साल भर लगाइए। तो ये मानव निर्मित है। आप अगर अपने हिसाब से लगा रहे हैं तो आप किसी भी समय लगाइए, ड्रिप में लगाइए। पर गड्ढे आपको मई में खोदने, अप्रैल मई में गड्ढे खोदने। 1 महीने आपको उस गड्ढे को, कम से कम 1 महीने आपको खुला छोड़ना है। ये बहुत जरूरी है किसी भी पौधे को लगाने के लिए। अगर आपने उसको खुला नहीं छोड़ा है तो वो आपको दिक्कत देगा, कहीं ना कहीं उसमें बीमारियां आएगी, कीड़े आएंगे। तो आपको पौधे को 1 हफ्ते कम से कम छोड़ना है। जी 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 आदरणीय
और मैं बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद प्रदीप राजपूत जी। और मैं अजय पुनिया हमारे डॉक्टर किशोर दुबे सर महाराष्ट्र से, उन्होंने हैंड राइज किया था। उनके पहले उनके विचार सुन लेते हैं, फिर बाद में हम ले लेते हैं। डॉक्टर किशोर दुबे सर नहीं है। चलिए, आपका हैंड राइज है आदरणीय जी राज प्रभारी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद बहन जी। और आदरणीय डॉक्टर आर.एल. रावत जी साहब के द्वारा अभी जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है किसानों के हित में, बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आपने दिया है। संतरे की खेती और अन्य पौधों की खेती कैसे की जाती है। मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब की, जब हम गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे में आपने कहा 1 महीने तक वो रखेंगे, उसमें हमने राख भी डाली है, उसमें हमने बालू भी मिलाई है, उसमें मिट्टी भी मिलाई है, उसमें जो भूरे होते हैं उसका खाद भी मिलाया है, लेकिन गड्ढे को हमने गहरा खोद करके उसी में पौधा लगाया और वो पौधा हमारा ऊपर नहीं लगा, गड्ढे में ही लगा। और जब उसमें पानी भर जाता है तो पानी भरा रहता है गड्ढे में, क्योंकि गड्ढे के जो आकार होता है, और वो पौधे जो है नहीं हो पाए या किसी न किसी कारण बस उनका ग्रोथ नहीं हुआ और उनकी जड़ सड़ गई और वो पौधे खत्म हो गए। इस पे मैं आपसे चाहूंगा कि, क्योंकि हम सब किसान भाई, आपने कहा गड्ढे में पौधा लगा दो, हमने लगा दिया, लेकिन हमने वो नहीं समझा कि गड्ढे के पौधा कितना ऊपर होना चाहिए, उसकी जड़ कैसे, इस पर मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ा बिल्कुल सटीक प्रश्न है और मैंने बीच में इसके बारे में भी बोला था कि जब हम गड्ढा करते हैं मई जून में, अब अप्रैल मई में हमने गड्ढा कर दिया, उसके बाद हमको उसको बारिश आने से पहले इसको मिट्टी के मिश्रण से, मिट्टी और गोबर की खाद के मिश्रण से, अगर आपके यहाँ बहुत ब्लैक सॉइल है तो आपको सैंड मिलाना है, रेत मिलानी है। अगर बहुत गहरी काली मिट्टी नहीं है तो आपको उसमें रेत मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 3 भाग मिट्टी और 1 भाग गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। अब इसको ऐसा भरना है, ये थोड़ा सा ऊंचा भरते हैं। जब हम गड्ढा भरते हैं इसको, तो गड्ढे को थोड़ा सा ऊपर जैसे उठा हुआ रहता है ना, तो वैसा उठा हुआ गड्ढा हम इसको भरते हैं। और जैसे ही बारिश आती है तो वो जो मिट्टी है वो बैठ जाती है, और फिर जब वो मिट्टी बैठ जाती है वहां पर हम पौधे को, जो जितनी बड़ी हमारी बॉल है उससे 2 इंच ज्यादा गहरा गड्ढा करते हैं और उसको उसमें लगाते हैं, और उसके बाद उसको पूरा प्लेन कर देते हैं और पौधे के आसपास मिट्टी ऐसी चढ़ाते हैं कि उसके पास में पानी किसी भी कंडीशन में नहीं रुके। उसको हाथों से अच्छा दबा दें ताकि उसके ऊपर, वहां पर जो एरिया है, जो पौधे के आसपास का एरिया है, वहां पर नहीं रुकना चाहिए। अगर आप ये ध्यान में देते हैं तो आपका पौधा नहीं मरेगा। ये बिल्कुल वो है। और आप फिर उसके बाद लगातार पानी की व्यवस्था। जी धन्यवाद डॉक्टर। जी धन्यवाद आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी। और आगे मैं आदरणीय अशोक पटेल भैया जी का हैंड राइज है। बहुत चर्चा हो रही है। आदरणीय डॉक्टर मंत्री थे जी। आज की योग कक्षा भी बहुत अच्छी, शानदार आपने लगी। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि तीखड़ जमानी में ये बोल रहे थे कि पहले इसको मिनी नागपुर कहा जाता था संतरे में, तो ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? खेत लोग, जो मैंने बताया भैया, मैं बोल रहा हूँ सक्सेस था यहाँ पे बहुत। अभी आज से 10 साल पहले तक बहुत संतरा हो रहा था, किंतु अब जो तीसरी फसल आ गई मूंग की, तो लोग लालच में पड़ गए और वो तीसरी फसल जब उसमें बोने लगे तो क्या हुआ कि तान देने का मौका नहीं मिला। तान मतलब पानी बंद करने का मौका नहीं मिला, तो पेड़ों ने फलना बंद कर दिया, लोगों ने बगीचा बंद कर दिया। तीसरी फसल का लालच खा गया है। अदरवाइज अभी भी जो लोग 5-6 किसान कर रहे हैं खेती, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं संतरे की खेती। उनको है प्रॉफिट, उनका संतरा बिक जाता है, अच्छा चल जाता है। हाँ प्रॉफिट बहुत है, अच्छा चल जाता है संतरा। तो ये अपने इधर क्षेत्र में लग सकता है क्या संतरा, अपनी मिट्टी में? आराम से। बहुत, मेरे यहाँ तो कम से कम अभी भी 100 बगीचे हैं संतरे के, मगर पहले तो हर किसान के पास बगीचा था। और वो जब तीसरी फसल ये मूंग की आई है ना,
तो मूंग बो देते हैं उसमें और उसमें तान नहीं दे पाते, मतलब पानी बंद नहीं कर पाते, तो फ्रूटिंग नहीं होती तो प्रॉफिट नहीं हो रहा। किंतु जो मूंग नहीं बो रहे हैं वो लोग कर रहे हैं किसान खेती अभी। अच्छा, ठीक है साहब। दुबे साहब आ गए, आदरणीय दुबे साहब। धन्यवाद भैया, और मैं आगे आदरणीय बड़े सिंह भैया से निवेदन करती हूँ अपना प्रश्न करें। सदन को प्रणाम। जी जी, सदन को प्रणाम। आप बात कर लीजिए। ओके। डॉक्टर साहब से मेरा ये निवेदन है कि जैसे अपन ये जो संतरे का जो पौधा होता है ये एक वर्ष में 2 बार फल देता है, एक तो अम्बिया बहार, एक मृग बहार। तो ऐसी कोई वैरायटी है या जो वो केवल अम्बिया बहार दे या मृग बहार दे? देखिए इसमें ये एक बार हम जो भी जहां भी संतरा लिया जाता है साल में एक बार ही उसकी बहार ली जाती है, चाहे अम्बिया ले लो चाहे मृग ले लो। अब उसके लिए क्या करते हैं, इसको बोलते हैं बहार ट्रीटमेंट। इसके लिए हम जो इनके जो फूल होते हैं उसको हम झड़ा देते हैं। उस समय हम जो फूल आते हैं उसको हम गिरा देते हैं, उसको हम खत्म कर देते हैं, या उस समय हम लगातार जो फूल आने के समय रहता है उस समय हम लगातार पानी देते रहते हैं। तो ये जो जहां पर जो संतरा होता है वहां पर इसको बाहर ट्रीटमेंट देते रहते हैं। जिसको मृग लेना होता है तो वो मृग के हिसाब से करता है, जिसके पास पानी होता है वो मृग लेता है, जिसके पास पानी कम होता है वो अम्बिया लेता है। तो ये हमारे जो किसान भाई है उस हिसाब से इसको मैनेज करते हैं। तो आपको भी अगर आपको जो बाहर लेना हो, पर आप पहले ये देख लें आपके रिसोर्सेस कैसे हैं। आपके पास जो गर्मी के दिनों में पानी देने के लिए अगर पर्याप्त व्यवस्था है तो आप उसके हिसाब से आप मृग बाहर ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। जी जी धन्यवाद। मेरे पास जैसे 2 प्रकार की वैरायटी के संतरे के पौधे थे। जो मैंने एक वैरायटी तो लगाई थी वो 2000 में, तो वो वैरायटी ऐसी है कि अभी आज भी खड़ी है, पर वो पौधे और हर साल लगभग वो कम ज़्यादा ही ऐसे करके वो फल देते रहते हैं। और उसके 7 साल बाद दूसरी वैरायटी लगाई थी तो उसको 4 साल हो जाते हैं जब तक कुछ फल नहीं लगता उनको, 4 साल या 3 साल तक। तो ऐसे में फिर किसानों को हानि होने के बाद में सब लोग काटने लगे उसको। तो क्या पौधों की वैरायटी भी ऐसी होती है ना कि जो हर साल फल दे, थोड़ा बहुत भी देता रहे पर देता रहे? पर आदरणीय आप म्यूट हैं सर। जी जी हाँ। संतरे में ऐसा है कि हम जो 3 बहार आती है सामान्यतः संतरे में, मृग, अम्बिया और हस्त बहार। तो तीनों बहार फल ले सकते हैं, पर वो आपके लिए फिजिबल नहीं होता, वो उपयुक्त नहीं होता। नींबू आप देखेंगे साल भर हमारे यहाँ नींबू आता है, और उसमें भी हम ये देखते हैं कि हमारा गर्मी में नींबू का फल निकले तो वो सबसे ज्यादा पैसा देके जाता है। तो उसको बोलते हैं बाहर ट्रीटमेंट। ये नींबू वर्गीय फसलों की। और हम अमरूद में देखते हैं, अमरूद में भी 3 बार फूल आते हैं, 3 बार फल आते हैं, मृग, अम्बिया और हस्त बहार। तो ये तीनों बहार को हम नहीं लेना है, हमको एक किसी को लेना है। दूसरा जो आपने बोला कि 4 साल में फल आते हैं, तो 4 साल तो आपको फल लेना ही नहीं है किसी पौधे से कम 4 से 5 साल। जैसे हमारे मनुष्यों के लिए सरकार ने 18 और 21 साल की आयु फिक्स कर रखी है, वैसे 4 साल तक हमें ग्राफ्टेड पौधे से कोई फल नहीं लेना है। उनको जो फूल आते हैं उस समय उनके फूलों को हटा देना है। 4 साल तक आप डॉक्टर साहब 4 साल नहीं, मतलब जैसे 5 साल का पौधा होने के बाद फिर वो 4 साल या 3 साल बाद ही फल देता है, ऐसा है? बहुत सारी नर्सरी ऐसी मेरे गांव में किसानों ने काटना शुरू कर दिया उनको कि लगातार 3 साल तक फल नहीं आते उसमें। नहीं, ये तो फिर वो कुछ गड़बड़ है। ऐसा कोई ऐसी कोई वैरायटी नहीं है। इसमें कहीं कुछ अब वो देखना पड़ेगा किस तरह की समस्या है, किस तरह की प्रैक्टिस है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सही जगह से अगर आप पौधे ले रहे हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, और मैनेजमेंट अच्छा है तो ये कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा सामान्यतः सिट्रस में नहीं होता है। हर साल उसमें मैं बोल रहा हूँ ना, साल में 3 बार आते हैं, तो बिल्कुल ये समस्या वो कुछ और गड़बड़ है उसमें। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, डॉक्टर दुबे साहब। डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद बोलने लगी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं एक अनुभव बताता हूँ और एक प्रश्न भी है मेरा। अनुभव ये है कि हमारे वर्धा एरिया में, यहाँ पे सेवाग्राम से 3 किलोमीटर पे मेरी खेती थी, है अभी भी। तो वहां पे 40-50 साल के पहले कोई संतरा लगाना नहीं चाहता था, इसलिए कि वहां से 2 किलोमीटर दूर पे एक
एक जन ने संतरा लगाया था और उसको 10 साल तक पेड़ ही नहीं, फल ही नहीं आए थे, तो सब लोगों के मन में यही था कि यहाँ पे संतरा होता ही नहीं करके। लेकिन मैं अब विज्ञान का छात्र था, मैंने बोला ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे नहीं हो सकता। तो मैंने संतरा लगाया और 5वें साल में उसको फल नहीं लिए और 6ठे साल से 20 साल तक, मतलब 15 साल तक उसको बहुत अच्छे से बगीचा 200 पेड़ का लगाया था और फल आते हैं। मैं इसलिए बोलता कि एक आधे का अगर प्लान फेल हो गया तो वो किसानों के मन में एक आशंका होती कि भाई अपने एरिया में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं एक अनुभव शेयर करना चाहता था। और डॉक्टर साहब से मैं क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसा मैंने अनुभव से सीखा कि 15 साल के बाद में वो इकोनॉमिक रहता नहीं है, तो शायद ये 30-40 साल के पहले की बात थी। अभी कोई वेराइटीज निकल गई क्या, और अगर निकल गई है तो वो इकोनॉमिकली यानी किसान को उसको इनकम जनरेशन होगा। इस तरह से वो 5वें साल के बाद में कितने साल तक वो उसको रखना चाहिए ताकि उससे फल मिलते रहे और इकोनॉमिकली उसको गुदाइश हो। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से हम पौधे को कम से कम 30 से 35 साल तक इसमें फल ले सकते हैं। बस आवश्यकता इस बात की कि हम पोषण, एक्चुअली में जितना बड़ा पौधा होगा उतना पोषण उसका बढ़ जाता है, और हम उसके हिसाब से उसकी आहार की व्यवस्था नहीं करते तो धीरे धीरे डिक्लाइन आना शुरू हो जाती है और फिर उसमें फलन नहीं आता है। मतलब हमको अगर उसको जितना पौधे की आयु बढ़ते जाएगी उसके हिसाब से उसका पोषण बढ़ाते रहना पड़ेगा। पोषण बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसका आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, मैनेजमेंट भी बढ़ता है। जैसे जैसे पौधे की आयु बढ़ेगी तो उसका मैनेजमेंट बढ़ेगा, उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग। अब चूंकि पौधे की हाइट बहुत हो जाती है तो हम उसको, उसकी जो अनवांटेड ब्रांचेस है उसको हम काट नहीं पाते हैं। 40-40 फीट के मैंने पौधे देखे, 50-50 फीट के संतरे के पौधे मैंने देखे हैं। 15 खेड़ी, मोहगांव, इसके आसपास। आपको ये एरिया आप जानते होंगे, मोहगांव वाला, तो ये ब्लैक सॉइल का एरिया है, गहरी ब्लैक सॉइल है वहाँ पे। तो इस एरिया में बहुत 40-40, 50-50 साल के संतरे के पौधे वहाँ पर उन में थे। तो इन क्षेत्रों में जहाँ पर ब्लैक सॉइल है वहाँ पर वो पौधे सरवाइव कर रहे हैं। पर न्यूट्रिशन सबसे बड़ी चीज है। अगर आपका, और कई ऐसे जमीन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एकदम आपको कुछ इसी के सौसर पांडुरना के इधर मुल्ताई में, बैतूल के आसपास कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सॉइल नहीं है, बिल्कुल कंकड़ पत्थर है, उसमें भी लोगों के संतरे लगे। उत्पादन वहां भी हो रहा, और वहां पे 10 साल 12 साल से ज्यादा पौधे नहीं टिकते हैं। तो न्यूट्रिशन का मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रोल है। अगर आप उसको लगातार उसकी आवश्यकता के हिसाब से न्यूट्रिशन दें और मैनेजमेंट करें उसका, कि उसमें कटाई छटाई टाइम पर होते रहे, और उसमें जो सॉइल बेस्ड जो फंगस है, मेनली फाइटोप्थोरा के लिए अगर आप ट्राइकोडर्मा उसमें ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं तो वो आपको बहुत कंट्रोल करेगा, आपका डिक्लाइन को कंट्रोल करने में। जी जी जी, ओम, एक हुआ छोटा होगा सा जी। एक क्वेश्चन और पूछना था मुझे। सर ये बताइए कि गड्ढा जो है हम करते हैं गर्मियों में, वो कलम की हाइट के हिसाब से कितना बाई कितना होना चाहिए? क्योंकि आजकल क्या बोलते हैं, 1 फीट की कलम, 2 फीट की कलम, 3 फीट की कलम, 5 फीट की कलम, और सबके ज्यादा रेट। तो कितनी कलम की लंबाई कितनी होना चाहिए, और पौधे की लंबाई कितनी होना चाहिए, और गड्ढे का साइज क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो आपका नर्सरी, जो जितनी भी ये आपकी सिंदूरजना घाट वाली नर्सरी है, इस तरह से मार्केटिंग करते हैं इनका। जो जैसे हाइट बढ़ेगी तो मतलब उसका सीजन बढ़ते जा रहा है। मतलब 1-2 साल का पौधा होगा, 1 साल पौधा तैयार होता है, दूसरे साल उसमें ग्राफ्टिंग होती है, तीसरे साल बिकता है। तो जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ते जाएगा वहां नर्सरी में, वैसे वैसे वो आपको रेट बढ़ाते जाएंगे। और जो सर्वाइबिलिटी है उसका, उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, आपने किस तरह से पौधे का मैनेजमेंट किया उससे लेना देना है। तीसरी बात आपने ये बोला कि गड्ढे की गहराई, गड्ढे की गहराई जो आपने बॉल है, जो आपकी बॉल है उससे आप क्या होता है कि जो जहाँ पे आपके मिट्टी जहां तक उसमें पॉलीथीन में पौधा दबा है उससे 6 इंच से 8 इंच तक आपका
ग्राफ्टिंग यूनियन होता है, जहां से ग्राफ्टिंग होती है, तो वो 6 से 8 इंच ऊपर आपको ग्राफ्टिंग यूनियन रहेगा। वो किसी भी हालत में जमीन के ऊपर रहना चाहिए, आपको हमेशा ध्यान रखना है। ग्राफ्टिंग यूनियन अगर आप गलती से भी अगर आपका जमीन के अंदर गया तो वहीं से सड़न शुरू होगी, वहीं से पौधा आपका 1 साल 2 साल में मर जाएगा। तो वो किसी भी कंडीशन में जमीन से ऊपर रहना चाहिए। अब वो जब पौधा बड़ा होगा तो वो ग्राफ्टिंग यूनियन अगर आपका ज्यादा जमीन के पास रहेगा तो वो आपका पौधा खराब होगा। तो आप कोशिश करें कि जो बॉल है उसको 2 इंच से 3 इंच मिट्टी में नीचे दबे। मतलब जितनी बड़ी हमारी मिट्टी की बॉल है, जो पॉलीथीन का साइज है, उस पॉलीथीन के साइज से 2 से 3 इंच गहरा गड्ढा करें। बीच में जहां आपने पहले गड्ढा किया था उसके बीच में फिर से एक गड्ढा करें। मिट्टी से आपने भर दिया, भरने के बाद जब वो गड्ढा बैठ गया, जब आपको पौधा लगाना है तो उसमें वो बॉल के साइज से 2 से 3 इंच गहरा गड्ढा करें, फिर उसमें उसको रखें, फिर उसमें आजू बाजू से मिट्टी से उसको अच्छे से दबा दें, उसके ऊपर मिट्टी दबा दें और उसको थोड़ा सा ऐसा बना दे पौधे के आसपास। तो जब वो ऐसा बनेगा तो पानी आजू बाजू से पानी पूरा निकल जाएगा, पानी वहां पे किसी तरह से रुकना नहीं चाहिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुत सुंदर। और इस चर्चा को आगे लेके चलते हैं और आगे आदरणीय भगवान भैया का हैंड राइज है। आदरणीय सिंगोरिया भैया जी, आपका स्वागत है। और फिर बाद में हम 8 बजे समापन की तरफ लेके जाएंगे। फिर सदन को सादर नमन। सर, मेरा प्रश्न नींबू को लेकर था। मैंने लगभग 250 पौधे 2019 में लगाए थे, तो उस अभी इस समय एक भी पौधा मेरा नहीं बचा है। मतलब 1 साल तक केवल जीवित रहे वो पौधे। और उसी खेत में मैंने बगल में लगभग 200 पौधे अमरूद के लगाए थे, तो वो सभी सुरक्षित हैं। तो नींबू बागी में क्या मेरे को सावधानी बरतना पड़ेगी? देखिए, अमरूद जो है, अमरूद बहुत क्या कहना चाहिए उसको, मट्ठा, उससे बहुत जल्दी कोई चीज नहीं होती। सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है, वो है विल्ट की, फ्यूजेरियम विल्ट की। और वो जो भी सॉइल है, जहाँ भारी सॉइल है वहाँ समस्या आती है, इसलिए अमरूद में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। पर हम नींबू की बात करें तो नींबू में बहुत सारी समस्या। दूसरा, पौधे आपने कहाँ से लिए थे ये बताएंगे? अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले सिंगारिया जी, म्यूट है अभी। सिंगारिया जी, आप ये फर्मी ग्लोबल करके कोई संस्था जी सर, महाराष्ट्र की। हाँ जी, फर्मी ग्लोबल कोई संस्था जी सर, महाराष्ट्र की, वहाँ से चलिए मैं इस पे एक चीज और कहना चाहूंगा। मैं हमेशा अपने किसान भाइयों को, जब भी मैं ये फलों पे चर्चा होती है, इस पे एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि हम पौधे जब भी लें, कोई भी फल वाले वृक्ष लें, ये कभी भी किसी भी कंडीशन में जो आपके पास लोग आके बेचते हैं उनसे बिल्कुल ना लें। बिल्कुल क्लियर कट एक नियम बना लें। और कोई भी आपके संपर्क में आता है, वो गांव में जो ट्रक लेके आते हैं या एजेंट उनके एजेंट आते हैं कि पौधे लगा लीजिए, 100 रुपए का एक पौधा देंगे, 200 रुपए का, 500 रुपए का, ऐसे पौधे बेचते हैं। आम के पौधे 500 रुपए तक वो बेच के चले जाते हैं, बोले हम 3 साल तक देखेंगे। तो वो 1 साल आते हैं, फिर दूसरी बोले आधा पैसा हम इस साल लेंगे। तो पहले बार उन्होंने बोला कि 500 का पौधा हम 3 साल तक देखेंगे, इसके लिए खाद भी देंगे, वो भी देंगे। तो पहली बार आपसे 250 रुपए ले लेते हैं, पौधा देते हैं, खाद वगैरह देते हैं, पूरा मटेरियल आपको 100 रुपए का मटेरियल देते हैं, उसमें 250 रुपए लेके जाते हैं, ठीक है। और दूसरे साल फिर आते हैं, वो 50 रुपए का मटेरियल देते हैं, बाकी 250 रुपए लेके जाते हैं, बोलता फिर तीसरे साल के बाद दिखते नहीं। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, मतलब एक अलग कॉन्सेप्ट पे कुछ लोग काम करते हैं, और वो फिर वो उस गांव में, उस क्षेत्र में वो फिर मार्केटिंग नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत बचने की जरूरत है। वो फोटोग्राफ्स आपको दिखाते हैं, 50 तरह की चीजें दिखाते हैं। इन लोगों से किसी भी तरह के फलदार वृक्ष नहीं लेने। अब फलदार वृक्ष कहाँ से लेने हैं आपको? फलदार वृक्ष आपको लेने हैं आपके आसपास की नर्सरी से, जो आपकी सर्टिफाइड नर्सरी है, जो आपको दिख रही है। वो सरकारी नर्सरियों में आपके अच्छे पौधे हैं, आप बिल्कुल मानिए वहां पर अच्छे पौधे हैं, आप वहां से पौधे लीजिए, वो आपको सर्टिफाइड पौधे देंगे। अलग अलग शासकीय सेंटर है, वहां से आपको बिल लीजिए, पौधे लीजिए, वहां से आप पौधे लाके लगाइए, आपके पौधों को नुकसान नहीं होगा, आपके पौधे अच्छे आएंगे।
इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। आप ये जो रोज रोज जो बाजार में आके आपको पौधे देखे जाते हैं, इनका ना क्या बोलते हैं, उनका हम बोलते हैं कोई माँ बाप किसी का पता नहीं, वो लोग आपको पौधे देके जाते हैं। तो वहाँ बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, क्या दे रहे हैं क्या ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों से किसी भी तरह की चीजें ना लें, खासतौर से फलदार वृक्ष। और दूसरा, जब पौधे लगाएं तो जो मैंने बताया उस तरीकों को ध्यान में दे, तो आपके पौधे की सर्वाइवलिटी 90 से 100% तक होगी, बिल्कुल निश्चित मान के चलिए, उससे कम नहीं आएगी। जी चलिए जी, अतिशय सुंदर डॉक्टर रसूलुल्लाह जी, आप बहुत सुंदर। और हमारे आज किया संतरा और सब हमारे सदन में जुड़े भाई बहनों ने संतरे के ऊपर अपने सवाल किए, समाधान निश्चित हो गया होगा।